हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम हिस्ट्री पॉइंट में। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सोशल साइंस हिस्ट्री का 9th 10th का ये सारा क्वेश्चन है। यह आपको 6 to 8 में भी काम देगा और सोशल साइंस में। और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, मतलब दो हुआ है टीआरई 1 और टीआरई 2। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 के हिस्ट्री के 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सब जानते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का, और जो आपका विषय कम्युनिकेशन है उस हिसाब से आपका 40 नंबर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है या हिस्ट्री पॉलिटी, इस प्रकार से आपका जो है एग्जाम होता है। आप देते हैं लेकर 40-40 क्वेश्चन का। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें 80 क्वेश्चन आपको इसमें होंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और साथ ही साथ इसमें हम पूरा डिस्कस के साथ एक, जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से मुख्य जो भी पॉइंट होगा वो सारे हम आपको बताते हुए चलेंगे। डिस्कशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ये जो है वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप एक बार इसको देख लेंगे तो यह कन्फर्म रहिए कि जो भी आप हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े होंगे और दीजिएगा लेकर, उसमें आपको लगभग क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। हम डिस्कस जो है हर बिंदु पर करेंगे और हर बिंदु से हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका आराम से, अगर आप सुनिएगा मेरे बातों को, आप गौर से सुनिएगा, सिर्फ यही चाहेंगे। और थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो कोई बात नहीं, आपका एग्जाम जो है 2 से 2.5 घंटा का अगर ये वीडियो होता है तो आप ये समझिए कि 40 नंबर आपको इस वीडियो से आ जाएगा। ये आप समझ के चलिए, और आप एग्जाम देकर आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इससे हमको फायदा हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। चलिए पहला हम क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो टीआरई 1 में है वो सारा क्वेश्चन है, उसके डिस्कशन के साथ हम बढ़ेंगे तो आपको टाइम थोड़ा लगेगा ही। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है, जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। जैसे यहाँ पर व्यापारिक संबंध जो है पश्चिमी एशिया से कह रहा है, और इसमें कह रहा है कि प्रमुख नगर का नाम बताना है। इसमें है पहला रोपर, दूसरा है संगोल, तीसरा है कालीबंगा या इसको कालीबंगन भी कहते हैं, और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका उत्तर जो है हो जाएगा कालीबंगा या कालीबंगन। इसमें हम पूरा अगर मुख्य मुख्य बिंदु को याद करेंगे इसमें, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए अब जो है समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या? तो कालीबंगा या कालीबंगा, जिसकी जो है क्या है, जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कहाँ पर कालीबंगा है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और इस स्थल की खोज किसने की? तो इसकी खोज जो है अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। और गुजरात में अहमदाबाद जिले में जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा होती है? तो डॉक्टर एस.आर. राव के द्वारा होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लोथल जो है किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी। और ये भी पूछा जाता है कि गुजरात में जो है लोथल है। ये भी पूछा जाता है कि लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। और जिला अगर पूछ देगा तो अहमदाबाद में है। दूसरा यहाँ पर याद रखेंगे कि सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह। आपसे पूछा जाता है कि व्यापार का प्रमुख बंदरगाह जो है कौन है? तो लोथल है। कहाँ पर है? गुजरात में है। देखिए लोथल से जो है फारस की मुद्रा या सिल्क और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं, ये भी याद रखेंगे। और लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो जहाजों की गोंदी, यानी कि डाक याक, ये आपको याद रखना है। प्रमुख विशेषताओं में जहाजों की गोदी। और यहाँ पर एक बात और है, जो रोपर कहाँ पर है? पंजाब में है। ये जो है सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है, और इसका आधुनिक नाम क्या है? तो रूपनगर है। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? दूसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है नर्तकी की मूर्ति, वह जो है किस धातु की बनी? तांबा है, पीतल है, कांस्य है? तो यहाँ पर उत्तर जो है कांस्य हो जाएगा। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है कांस्य से बनी धातु से बनी थी। और मोहनजोदड़ो कहाँ? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और मोहनजोदड़ो से ये जो है पाकिस्तान में, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो कहाँ? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर यह स्थित है। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखिए इसमें एक बात और याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई जो है 10.5 सेंटीमीटर है। और इसमें ये भी याद रखना है कि इस मूर्ति की खुदाई जो है ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मेके
अनेस्ट मेके द्वारा जो है 1926 ईस्वी में किया गया था। अनेस्ट मेके के द्वारा 1926 में किया गया था। और मोहनजोदड़ो की जो है सर्वप्रथम खोज अगर पूछता है क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की जो है सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो देखिए रखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। और कब अगर पूछेगा ईस्वी सन तो 1922 ईस्वी में। इतने सारे पॉइंट इससे आपको याद रखेंगे, ध्यान से अगर सुने होंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे और आपको TRE 3 में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कुबरदार बैल है, घोड़ा है, गाय है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आप सब जानते हैं कि इसमें जो है कुबरदार बैल होगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कुबरदार बैल की पूजा के प्रमाण मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर जो है सर्वाधिक अंकन एक सिंगी बैल का है, ये भी याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा सबसे प्रमुख है, पूजा जो है प्रमुख थी। और मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो है पशुओं, पंछियों, वृक्षों, सर्प, जल आदि की उपासना करते थे। और लोथर और कालीबंगा के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और कालीबंगा से अग्निकुंड, हवन कुंड के साथ जो है बलि प्रथा का जो कि हड्डियों का भी प्रमाण मिला है, कहाँ से, कालीबंगा से। और सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो है प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे। और महायोगेश्वर की जो है मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसे जॉन मार्शल पशुपति शिव का प्राचीनतम रूप माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन के जो बनते हैं उसके यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिला। बहुत सारे हमने अभी 5-7 पॉइंट जो है आपको इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बताई, जो आप को एग्जाम में क्या करेगा तो हेल्प करेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद में सूक्तों मतलब कितने सूक्तों का संकलन है। बहुत बार क्वेश्चन ये जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। TRE 1-2 में मतलब कि पूछा ही गया है। साथ ही साथ जो है आपको 6 to 8 में भी ये क्वेश्चन, अभी तक जितने भी 3-4 क्वेश्चन बताए हैं आपको, उसमें लगभग हमने अभी तक आपको 3-4 क्वेश्चन के बराबर जो है 20 से 25 क्वेश्चन आपको अभी तक हमने आपको बताया है। अब देखिए इसमें ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में भी आपको हम 10 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है, 1020 है, 1017 है, 1080 है, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें कोई नहीं। सबसे पहली बात यहाँ पर याद रखना है कि जो बात यहाँ पर दी गई है ऋग्वेद में सूक्त का संकलन, इसमें उत्तर में है ही नहीं, तो इसलिए उत्तर तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद में 1028 है, कितना है, 1028 सूक्तों का संकलन है, ठीक है। और ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त में 11 बाल खिल्ले हैं। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, कितना, तो 10 मंडल है। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और 10,462 से अधिक ऋचाएं हैं, 10,462 से अधिक क्या है, ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल जो है प्राचीनतम माने जाते हैं, कितने से कितने, 2 से 7। और ऋग्वेद में जो है 2 से 7 मंडल को परिवार मंडल भी कहा जाता है, यही मंडल जो है परिवार मंडल भी कहा जाता है। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग जो है, आपको ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो है किसके द्वारा रचित है, तो विश्वामित्र के द्वारा। और यहाँ पर याद रखना कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सविता को समर्पित क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है और किस मंडल में है, तो यह तीसरे मंडल में है। किसको समर्पित है, सविता को समर्पित है। कौन सा मंत्र है, तो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है। और इसमें यह भी याद रखना है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल मतलब 9वां जो मंडल है उसमें जो है 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। 114वें जो सूक्त है वो सोम देवता को। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख जो है मिलता है कहाँ, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये भी याद रखना है। शूद्र शब्द का जो उल्लेख है सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। किसमें, तो पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख आपको मिलता है। और ऐतरेय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐतरेय तथा कौशिक की ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपको ऋग्वेद से जितने भी पूछे जाएंगे वो सारे आपको हमने बता दिए। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किराता
किराता जो है किसने लिखा था? भट्टी, शूद्रक, कालिदास। तो देखिए यहाँ पर उत्तर जो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसके बारे में हम पूरा व्याख्यान की ओर हम चलेंगे। तो देखिए किराता अर्जुनीय के रचयिता जो हैं कौन है? तो भारवी हैं। यहाँ पर याद रखना है भारवी हैं, ठीक है, भारवी। और भारवी जो है पल्लव वंश के राजा श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। और भारवी द्वारा रचित जो है रचना किराता अर्जुनीय महाकाव्य है, जिसकी जो है कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। और इस महाकाव्य में अर्जुन तथा किरात जो कि वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। और इस महाकाव्य को संस्कृत साहित्य के महाकाव्य बृहत्गमी के स्थान पर मिला है। और भट्टी का प्रसिद्ध रचना जो है रावण बधम भी है। और शूद्रक के प्रसिद्ध नाटक जो है मृच्छकटिकम की रचना की। शूद्रक ने क्या किया? तो मृच्छकटिकम की रचना करता है। और कालिदास के बारे में हम जानते हैं कि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। और इन्होंने जो है ऋतु संहार, मेघदूतम और रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, इनके जो हैं क्या हैं? कृति हैं। ये सारे इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है? पूर्व का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन जो है वह है दुर्ग, व्यापार, बाजार। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा दुर्ग। पूर्व का अर्थ होता है दुर्ग, ठीक है। और वैदिक काल में इंद्र को अंतरिक्ष का देवता एवं विश्व का स्वामी कहा गया। और वैदिक काल में भगवान इंद्र को पुरंदर अथवा अर्थात दुर्ग या किलों का तोड़ने वाला भी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे। और इंद्र का स्तुति जो है कहाँ पे? तो ऋग्वेद में 250 श्लोकों में किया गया है। और इंद्र जो है मूलतः किस लिए? तो युद्ध का देवता थे, इंद्र युद्ध के देवता। और उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र जल के देवता कहलाने लगे। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। और वैदिक काल को दो भाग में आप बांटते हैं, जो कि ऋग्वैदिक काल है जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल है जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। और वेद शब्द जो है विद धातु से बना है। और वेद का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। और भारत में जो है सैंधव संस्कृति के पश्चात जो है नवीन सभ्यता का विकास हुआ है। ये सारे पॉइंट यहाँ से आपको बनते हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद में जो है तक्षण किसे कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन ये भी आपको हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बढ़ई है, लोहार है, कुम्हार है, एक से अधिक है, उनमें से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर जो है वो हो जाएगा बढ़ई, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में तक्षण बढ़ई को कहते हैं। और तक्षण जो है एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिसके पास अपनी आजीविका के लिए बढ़ई गिरी है। और तक्षण शब्द का प्रयोग जो है मनुस्मृति जैसे कि धर्मशास्त्र साहित्य में किया जाता है। और ऋग्वेदिक समाज में जो है व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वेदिक काल में व्यवसाय जो है आनुवांशिक नहीं था। और ऋग्वेदी में तक्षण जिसको बढ़ई बोलते हैं, स्वर्णकार, चर्मकार, तंतुबाय यानी कि जुलाहे, कर्मों यानी कि जो है धातु कर्म करने वाले जो होते थे, कुम्हार जिसको कुलाल भी बोलते हैं, इत्यादि का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में जो है हिरण्य और स्वर्ण ने सोना के लिए प्रयोग हुआ है। और ऋग्वेद में जो है लोहा के प्रयोग का उल्लेख नहीं मिलता, ये भी याद रखेंगे। इससे इतने सारे पॉइंट आपको हमने बताए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन जो कांकनी किस धातु से बने सिक्के थे? तो यहाँ पर तांबा हो जाएगा, लोहा है, चांदी है, इनमें से एक और इनमें से एक से अधिक है और इनमें से कोई नहीं। उत्तर में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन होगा। तो इसमें उत्तर हो जाएगा तांबा। देखिए मौर्यकालीन कांकनी तांबे जो धातु के बने सिक्के थे। और तांबे जो है धातु के बने सिक्के मासक भी कहलाते थे। किसको क्या कहलाते थे? मासक भी कहलाते थे। और इस काल में जो है सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे, ये भी आपको याद रखने हैं। और सोने के टुकड़े को ऋग्वेद में निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। और चांदी के सिक्कों को कारसापन यानी कि पन या एवं धनन कहा जाता था। कांसापन या पन या धनन इसको कहते थे। और मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पन थी, ये भी याद रखेंगे। और यह चांदी का सिक्का था। और इसके ऊपर जो है क्या था? इसके ऊपर सूर्य, अर्धचंद्र, पीपल, मयूर, बैल और सर्प आदि के चित्र भी खुदे होते थे। और गुप्त काल में जो है मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। और भारत प्राचीनतम मुद्रा को हाथ यानी कि 5 मार्क
सिक्के कहा जाता था। और भारत में जो है सिक्कों का प्रचलन कब, तो संभवतः वैदिक काल के अंतिम चरण में हुआ। और भारत में इंडो ग्रीक शैली में सर्वप्रथम तिथि युक्त राजा का नाम उत्कीर्ण सोना का सिक्का चलाया गया था। इतने सारे पॉइंट इससे आपको सिक्के से हमने अभी आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला जो गणतंत्र है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो वैशाली आप सब जानते हैं कि यह जो है यहाँ पर मौर्य है, नंद है, गुप्त है। तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों नहीं होंगे। आपको पता होगा कि वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र जो कि लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, तो लिच्छवी के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। और ये भी याद रखना है कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी, तो वैशाली थी। और बज्जी संघ बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्यों का संघ था। बज्जी संघ क्या था, तो बुद्ध के काल में सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्यों का संघ था। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और लिच्छवी जो है बज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। और इनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसार नामक स्थान में स्थित थी। और महाबग जातक में वैशाली को एक धनी समृद्धशाली या धनी आबादी वाला नगर कहा जाता है और कहा गया है। और इसमें जो है आपको ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार देखेंगे तो ईसा से लगभग 6ठी सदी पहले वैशाली में ही दुनिया का पहला गणतंत्र यानी कि गणराज्य कायम हुआ था। और सुपुष्पा को लिच्छवी वंश के संस्थापक माना जाता है। किसको, तो सुपुष्पा को माना जाता है। इतना सारा पॉइंट गणराज्य आप बिहार से हैं तो आपको वैशाली से जानना है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अब हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। बहुत बार जो है क्वेश्चन यहाँ से कौटिल्य के बारे में आता है। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपको 10-12 क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। 10-12 क्वेश्चन के आंसर भी आपको हम बताएंगे। देखिए इसमें क्या है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरणों में विभाजित है, 11 है, 12 है, 14 है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो उत्तर यहाँ पर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह आपको 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितना, तो 15। और इन अधिकरणों के अनेक उपभाग भी हैं, उपविभाग भी हैं। इसमें तो 15 अधिकरण हो गया और 180 जो है उप विभाग है और 6000 जो है इसमें श्लोक हैं। ठीक है। और कौटिल्य के अधिकरणों में प्रथम अधिकरण का नाम जो है विनयाधिकारिक है। और विनय का अर्थ क्या है, विनय का अर्थ है राजा द्वारा किया जाने वाला कार्य व्यवहार। और प्रथम अधिकरण को कौटिल्य ने 20 अध्यायों में बांटा है। प्रथम को ही कितने भागों में, तो 20 अध्याय में इसको बांटा है। और जिनके प्रमुख विषय क्या है, तो विनय इसका जो प्रमुख विषय है, तो इसका प्रमुख विषय आपको विधा विषयक है, विचार एवं आत्मा का महत्व, प्रमुख विषय इस प्रकार से। ठीक है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। ये भी याद रखेंगे, राजनीति शास्त्र का। ठीक है। और इसकी तुलना किससे की जाती है, तो इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किससे किया जाता है, तो मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। और कौटिल्य को विष्णुगुप्त एवं चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और इसमें एक बात और याद रखना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। ठीक है। तो इससे यहाँ पर आपको इतने सारे पॉइंट याद रखने हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। सारा क्वेश्चन टीआरई 1 का है, आप सब जान रहे हैं। और हम यहाँ पर व्याख्यान सहित पूरा का पूरा जो है डिटेल के साथ चल रहे हैं, ताकि इससे रिलेटेड सारा का सारा पॉइंट आपको बनता हुआ नजर आए। अब देखिए ये कह रहा है कि प्रथम सूबेदार एवाज है, अली मर्दन है और नसीरुद्दीन महमूद है। इनमें से एक और इनमें से कोई नहीं है, आपको बताना है। इनमें उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए है कौन, देखिए इसमें आपको इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार जो है मलिक जानी को, किसको, तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। और बिहार बंगाल में बख्तियार खिलजी ने मुस्लिम राज की स्थापना की। मुस्लिम राजा की जो है स्थापना करने वाला बख्तियार खिलजी था। और अली मर्दान जो था, अली मर्दान खान की हत्या के बाद जो है एवाज खिलजी ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। और लेकिन इल्तुतमिश के पुत्र कौन था, तो नासिरुद्दीन महमूद ने इसको पराजित कर दिया। और दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान वैद सुल्तान इल्तुतमिश था, ये भी याद रखना है। और जिन्होंने
सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलाम का गुलाम भी था, ये भी याद रखेंगे। और इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम अरबी सिक्का चलाया था, ये भी याद रखेंगे। और सल्तनत युग को दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी और टका, जिसको चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश के द्वारा आरंभ की जाती है। दो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, एक चांदी का टका है और तांबे का जीतल है, ठीक है। ये दोनों सल्तनत काल में इल्तुतमिश के द्वारा आरंभ किया जाता है। इससे इतने सारे पॉइंट याद रखना है आपको। अब अगला हम चलेंगे कि बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? चंपारण, रांची, बलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक है, नहीं है। आप सब जानते हैं कि इसका रांची का क्षेत्र है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो रांची है। और बिरसा मुंडा जो है एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता, लोक नामक थे, जो मुंडा जनजाति से संबंधित थे। और मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो है 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में होता है, जिसका नेतृत्व करने वाले यही बिरसा मुंडा थे। और 1895 में जो है बिरसा मुंडा ने अपने आप को क्या कहा था? तो भगवान का दूत घोषित किया था। और बिरसा मुंडा को उल गुलान यानी कि महान हलचंद के नाम से भी जाना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, उलगुलान विद्रोह के जो है नायक कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। और मुंडा जो है बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता है। और 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जाम कोपई जंगल में सोते हुए उनको पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था। और इनकी जो है मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को मुंडा की जो है मृत्यु पेचिस रोग के कारण हो जाती है, मृत्यु जेल में ही। तो इतने सारे पॉइंट जो है मुंडा से आपको याद रखना है। और मुंडा के कारण ही आप सब जानते हैं कि उनको झारखंड में उनके जो जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, झारखंड दिवस भी 15 नवंबर को। और 15 नवंबर 2000 को भारत जो है आप सब जानते हैं कि 28वां राज्य बनता है, कौन? तो झारखंड। और 2000 को किससे अलग होता है? तो दक्षिणी जो बिहार था उससे अलग, मतलब दक्षिणी बिहार का हिस्सा जो है बिहार का था, वो बनता है झारखंड के रूप में। ये सारे पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। और 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा की जो है जन्म होती है, और इसको जो है आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही इस बार जो है शुरुआत हुई है, ये भी याद रखेंगे। मोदी जी के द्वारा जो है अगले वर्ष ही इसकी पिछले वर्ष शुरुआत हुई थी। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बिहार जो है के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला हैं, तात्या टोपे, नाना सर। आप सब जानते हैं कि इसमें जो है उत्तर नहीं है, ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 1857 के जो क्रांति होती है उसमें बिहार में कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। और यह जो है जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालिक शाहाबाद जिला, जो कि आपको भोजपुर जिला है वर्तमान में, के जगदीशपुर से संबंधित थे। और बाबू वीर कुंवर सिंह जो है गुरिल्ला युद्ध कला के विशेषज्ञ थे। 26 अप्रैल याद रखेंगे ये भी डेट, कि 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। किनको? इनकी तो वीर कुंवर सिंह की। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वीर कुंवर सिंह के योगदान के लिए 23 अप्रैल 1966 ईस्वी तक भारत गणराज्य द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। और वर्ष 1992 में बिहार सरकार के द्वारा जो है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में स्थापित की गई। और बिहार सरकार द्वारा जो है 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाते हैं। कितना? तो 23 अप्रैल को। और जिस तिथि को क्या होता है? तो जिस तिथि को 1858 में बाबू वीर कुंवर सिंह ने ली ग्रांट को पराजित किया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट इससे याद रखेंगे, ठीक है। दानापुर, आरा, जगदीशपुर, ये सारा जो है क्षेत्र वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है उस समय 1857 में नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा टीआरटी 2 में पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, इसको गिरिब्रज भी बोलते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप सब जानते हैं कि ये उत्तर हो जाएगा गिरिब्रज यानी कि राजगिरी। देखिए मगध की जो प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजधानी राजगिरी थी, इसको राजगिरी भी बोलते हैं। क्यों थी? ये जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ यह राजगिरी। और पुराणों के अनुसार जो है मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वह बृहदर्थ वंश था, ठीक है। और बृहदर्थ के विख्यात राजा कौन हुए? तो बृहदर्थ का पुत्र जो था जरासंध था।
जिन्होंने संभवतः गिरिवृक्ष यानी कि राजगिरी की अपनी राजधानी बनाया था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखेंगे तो मगध का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था, तो बिंबिसार। बिंबिसार ये जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। किसका, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन, तो बिंबिसार। और ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बिंबिसार का जो काल था वह 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व के मध्य था। और कालांतर में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि मगध जो था वह 16 महाजनपदों में से एक था। और कालांतर में मगध की राजधानी उदयन पाटलिपुत्र में स्थापित करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसके द्वारा बनाया जाता है, तो उदयन के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पर याद रखना है कि मगध की राजधानी उदयन के द्वारा। और मगध का शब्द जो है, मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ये भी क्वेश्चन याद रखने हैं। और अभियान चिंतामणि के अनुसार जो है मगध को कीकट भी कहा गया है। क्या कहा गया है, तो कीकट। सबसे प्रथम जो है इसका नाम अथर्ववेद में मिलता है। इसको कीकट भी बोलते हैं। किसके द्वारा, तो अभियान चिंतामणि के द्वारा। इतने सारे पॉइंट यहाँ से आपको मगध से याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिव्यादान है, अर्थशास्त्र, इंडिका है। देखिए यहाँ पर उत्तर आपको क्या हो जाएगा, तो इंडिका हो जाएगा। इंडिका। देखिए यहाँ पर याद रखना है कि मेगास्थनीज, ये भी याद रखना है, इसके लेखक का नाम मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र नगर का जो है प्रशासन का वर्णन मिलता है। और इंडिका के अनुसार जो है पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। और इस प्रशासन के कुल 6 समितियां होती थी तथा इसके में जो है प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 6 पचे 30 याद रखेंगे। और इस प्रशासन की तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। कौन समिति, तो तीसरी। और वर्तमान में भी यह कार्य जो है नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखेंगे। और चौथी समिति जो होती थी वो व्यापार और वाणिज्य की नियमित जो भी कार्य होते थे उसको रखते थे। और पांचवी जो समिति होती थी वह माल के निर्माण की देखरेख, वस्तुओं के विक्रय, निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होता था। और छठी जो समिति होती थी वह कार्य बिक्री का असूल करती थी। और विक्रय का जो है विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। कितना, तो 10वां, 1/10। ठीक है। और छठी जो ये और बिक्री कर नहीं देने वालों को चाणक्य ने मृत्यु दंड देने का उल्लेख किया है। जो बिक्री कर नहीं देते थे उसको जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। अब इसके आगे हम क्वेश्चन चलेंगे। इसमें इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था, क्योंकि कर है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि है, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन है, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई भी नहीं। तो इसमें उत्तर जो है हो जाएगा आपको विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। देखिए मदद-ए-मास जो होता था मुगल प्रशासन में जो विद्वान होते थे उनको दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित था। और मदद-ए-मास को सयूर गल भी कहा जाता था। और वह अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता यानी कि मदद-ए-मास प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें जो है सदर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तो सदर के नाम से इसको जाना जाता था। और मदद-ए-मास जो है सहायता नगद में दी जाती थी, जो उसे वजीफा कहा जाता था। इसको क्या बोलते थे, इसको वजीफा बोलते थे। और अकबर ने ऐसी अनुदानों की अधिकतम सीमा 100 बीघा प्रति व्यक्ति रखी थी। कितना बीघा, तो 100 बीघा। अब हम अगला चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता जो है इसका उद्देश्य क्या था। तो इसमें उत्तर हिंदू मुस्लिम एकता है, दलित का वर्ग प्रतिनिधित्व है, राजाओं के विशेष अधिकार है। तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें जो है दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व के लिए जो है पूना समझौता किया गया था। इसका पूरा व्याख्यान आपको हम बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पहला है कि पूना समझौता का उद्देश्य जो है दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। पूना समझौता का जो है तहत जो है क्या हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का परित्याग कर दिया था। और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। आपको याद होगा कि 24 सितंबर 1932 को, तब तो 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के मध्य जो है पूना समझौता होता है। ठीक है। और पूना समझौता पर महात्मा गांधी स्वयं हस्ताक्षर नहीं करते हैं, बल्कि सवर्णों की तरफ से उस समझौते पर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है हस्ताक्षर किए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है समझौते पर भीमराव अंबेडकर की हस्ताक्षर होती है। और सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट के तहत जो है बढ़ाकर 147 कर दिया गया था।
और केंद्रीय विधानमंडलों में जो है सामान्य वर्ग की सीटों की जो देखेंगे तो सीटों में से 18% की सीटें जो है दलितों के लिए आरक्षित की गई थी और कम्युनल अवार्ड में 11% इसका निर्धारण किया गया था। और यहाँ पर याद रखना है कि दलित वर्ग के लोगों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में और अनेक स्थानीय संस्थानों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था भी इस समझौते के अंतर्गत किया गया था। और इस समझौते के तहत जो है केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था। इतना पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है किनके बीच होता है, कब होता है और कितना सीट था, कितना सीट हुआ। पहला याद रखना यहाँ पर कि यह 24 सितंबर 1932 को होता है अम्बेडकर और गांधी के बीच। हस्ताक्षर गांधी नहीं करते हैं, मदन मोहन मालवीय करते हैं हस्ताक्षर, और दूसरे दलित की तरफ से अम्बेडकर करते हैं। सीट थी पहले 71, उसको पुनः पक्ष में बढ़ाकर किया गया था 147। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ये दलितों के लिए जो है प्रतिनिधित्व के लिए उद्देश्य से पुनः समझौता होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा होता है? अकबर, शाहजहां, शिवाजी। इसमें भी उत्तर में आपको ई हो जाएगा। आपको पता होगा कि जंतर मंतर का निर्माण जो है करने वाले कौन थे। तो जंतर मंतर का निर्माण नई दिल्ली जयपुर के राजा जय सिंह के द्वारा, जय सिंह द्वितीय, ये भी याद रखना, जय सिंह द्वितीय के द्वारा जो है 1724 ईस्वी में निर्मित 5 वेधशालाओं में से एक है जंतर मंतर, जो कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है। और कुल 5 स्थानों में जंतर मंतर हैं, जो कि जयपुर, याद रखेंगे जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। कहाँ कहाँ? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। याद रखना है ये 5 जगह। और ये जो है जंतर मंतर महाराजा जयसिंह द्वितीय की खगोलीय वेधशालाएं थी। और जयपुर का जंतर मंतर है जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, ये भी याद रखेंगे, अकबर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाता है। और शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला आदि बनवाया, ये भी याद रखेंगे। शाहजहां क्या? तो ताजमहल, लाल किला। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के रचनाकार थे। तो वंदे मातरम के रचनाकार कौन होते हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आप सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध जो कृति है आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो आनंद मठ से। ये बार बार क्वेश्चन आता है। और आनंद मठ जो है उपन्यास, ये जो है संथाल विद्रोह पर आधारित है। ये कथानक जो आप पढ़ रहे हैं और इसमें जो वंदे मातरम है, ये सारे पॉइंट जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। क्या है? तो वंदे मातरम है। और आनंद मठ उपन्यास जो है 1882 ईस्वी में प्रकाशित होती है। कब होती है? 1882 में। और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, याद रखेंगे 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन जो हुए थे उसमें जो है सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्षता जो करने वाले थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा जो 1896 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है और इसी में वंदे मातरम की जो है गीत गाए जाते हैं। और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और यह कृति आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था और यह जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और यह जो है 1882 में प्रकाशित हुआ था। और ये भी याद रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ जो है बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इतना सारा पॉइंट इससे क्वेश्चन बनता है। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए वर्ल्ड है, मेडाइवर है, एंशिएंट है, मॉडर्न है, सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है इसमें। अब देखिए इसमें उत्तर जो है हो जाएगा स्पेन। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता स्पेन द्वारा वित्त पोषित था। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इटली के जेनेवा का रहने वाला था। और वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, जो कि पुर्तगाल का था। ठीक है, पुर्तगाली निवासी था। और 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा केरल के कालीकट तट पर उतरा था। ये सारा पॉइंट यहाँ से आपको बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी जो है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? आप सब जानते हैं कि यह जो है अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। पहला नंबर में ही सही हो जाएगा। अब देखिए बोस्टन टी पार्टी एक राजनीतिक विरोध था जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में सन्स ऑफ लिबर्टी द्वारा
सेट्स में सैमुअल एडमंड्स के नेतृत्व में किया गया था। और बोस्टन टी पार्टी जो है ब्रिटिश संसद के टी मतलब के टी चाय जिसको बोलते हैं अधिनियम के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। और इस विरोध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित 342 चाय की पेटियों को अमेरिकी देशभक्त बोस्टन हार्बर में जहाज़ों से फेंक दिया था। और प्रदर्शनकारी जो है चाय पर कर लगाने और अंग्रेज के कथित नियंत्रण का विरोध कर रहे थे, इसलिए ये याद रखेंगे किससे संबंधित था, तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से बोस्टन टी पार्टी। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिका के इतिहास में जो है 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहला है जॉर्ज वाशिंगटन जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। दास प्रथा का उन्मूलन होता है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा होती है उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। देखिए 4 जुलाई 1976 को अमेरिका इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तिथि को जो है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। और अमेरिका जो है स्वतंत्रता संग्राम 1775 से लेकर 1783 75 से 83 तक होता है। और 4 जुलाई को अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक में 4 जुलाई 1776 को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। और अमेरिका ने 13 उपनिवेश कितना तो 13 उपनिवेश पर ब्रिटेन का अधिकार था इसमें अमेरिका के। और यूनाइटेड किंगडम ने 1783 की पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके अमेरिका स्वतंत्रता को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन समझौता था तो पेरिस का। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के लफाइते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने ब्रिटेन के विरुद्ध सहयोग किया था, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर आपको सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है फ्रांस का शासक था लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 13वां, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा लुई 16वां। देखिए फ्रांसीसी जो लड़ाई हुई थी क्रांति में उस समय जो है फ्रांस का शासक जो था वह लुई 16वां था। लुई 16वां फ्रांसीसी राजा जो बुर्बो राजवंश से ताल्लुक यानी कि संबंध रखता था, जिसने 1774 में राज सत्ता प्राप्त की थी। और फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। लुई 16वां की पत्नी मेरी एनवानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दिया गया था, ये भी सारे पॉइंट याद रखेंगे। और फ्रांसीसी क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 में शुरू हुई थी। और 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब तो 14 जुलाई को। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति की देन है। और फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण नारा जो है समानता था, जिसे मध्यम वर्ग की आवाज जो है मध्यम वर्ग के लिए जो है आगाज किया गया था। यहाँ पर लुई जो है 14वां याद रखेंगे कि शासनकाल में जो है वित्त मंत्री कोलबर्ट 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 14वां के नेतृत्व में, ठीक है। और जिसे कंपनी द्वारा जो है इंडियस ओरिएंटलेंस कहा जाता है, ठीक है। इसमें लुई 14वां के द्वारा जो है याद रखेंगे 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, कंपनी इस जो है जिसे कंपनी क्या बोलती है देश कंपनी देश जो है इसको क्या बोलती है तो इंडियस ओरिएंटलेंस कहा जाता है। ओरिएंटलेंस कहा जाता है। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 23 नंबर क्वेश्चन था जो कि हो गया। अब हम अगला देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था। इसमें जो उत्तर है जॉन के है, सैमुअल क्रॉम्पटन है, जेम्स हारग्रीव्स है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपको जेम्स हारग्रीव्स। देखिए जेम्स हारग्रीव्स ने लगभग जो है 1765 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, जिसने सूत तेजी से काटने के लिए इसको जाना जाता है। और सबसे पहले जो है जॉन ने 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1733 में जॉन के द्वारा जो है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया जाता है, जो कि बुनाई यंत्र था।
और सैमुअल क्रॉम्पटन ने जो है स्पिनिंग जेनी तथा वाटर फ्रेम को मिलाकर जो है स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। ठीक है, म्यूल का आविष्कार क्रॉम्पटन के द्वारा किया जाता है। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर, तो ब्रिटेन से होती है और भारत ब्रिटेन के लिए जो है एक कच्चा माल का स्रोत और निर्मित बाजार के लिए जाना जाता था। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी के द्वारा जो है किया जाता है, जो कि 1815 ईस्वी में होता है। ये सारे पॉइंट इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य जो था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर काउंट काबोर है, गुसेप गैरिबाल्डी है, क्विंटर इमानुएल है। तो इसमें उत्तर जो है ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो है उत्तर हो जाएगा 1831 में यंग इंडिया मूवमेंट चलाया गया, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना। और 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, और जिसके जो है जोसेफ मेजनी के द्वारा जो है प्रारंभ की जाती है, जोसेफ मेजनी। और इतालवी स्वतंत्रता और एकीकरण की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए जो है 1831 ईस्वी में जो है मार्सिले में जोसेफ मेजनी द्वारा युवा इटली की स्थापना की जाती है। और 1831 ईस्वी में जो है स्थापित यंग इटली द्वारा मेजनी ने युवा वर्ग का सहयोग प्राप्त करना चाहा, और इस संस्था द्वारा जो है 3 नारे दिए गए: परमात्मा में विश्वास, सब भाइयों को मिलाओ एवं इटली की मुक्ति। ये सारे नारे याद रखेंगे, 3 नारे में। अब काउंट काबूर क्या था, तो काउंट काबूर जो है वो थे जिन्होंने इटली राज्य का निर्माण किया और राज्य की संवैधानिक संरचना को तैयार किया और इसके पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। कौन, तो काउंट काबूर। और यूसेफ गैरिबाल्डी ने अपने सैनिक अभियानों से एकीकरण की प्रक्रिया को गति दी, और गैरिबाल्डी एक इतालवी जनरल थे। और सार्डिनिया पिडमोंट के राजा क्विंटर इमानुएल ने एक देशभक्त की भांति रुचि दिखाई। इतना सारे पॉइंट इससे आप याद रखेंगे, सारा का सारा यहाँ पर हमने डिस्कस जितने भी नाम दिए हैं किया। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार, अभी तो आपने पढ़ा कि कौन था। और रक्त और लोह यानी कि रक्त एवं लोह की नीति पर विश्वास करता था। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? रक्त लोह की नीति पर विश्वास करता था, तो वह था ऑटो वॉन बिस्मार्क। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। देखिए जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि रक्त एवं लोह पर विश्वास रखता था। बिस्मार्क जो है पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी सबसे पहले जो है शक्तिशाली राज्य पर्सा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो पर्सा था। और बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति का अभिप्राय था युद्ध। क्या था, तो इसका युद्ध ही अभिप्राय था। 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका, और सेडान का युद्ध जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ा जाता है। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच में होती है, और इस संधि के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण संभव होता है। और इस फ्रैंकफर्ट की संधि जो है उसके बाद की यूरोप में गुटबाजी की शुरुआत को प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण माना जाता है। और इटली और जर्मनी में देशभक्ति की भावना का बीजारोपण करने वाला कौन था, तो वह नेपोलियन था। कौन था, तो नेपोलियन था। इतना सारा पॉइंट इससे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीय जो विश्व युद्ध होता है नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था, ये बताना है। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, स्टालिनग्राड का युद्ध, सुडेनटेनलैंड का जो है लैंड पर जो है जर्मन का कब्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, और एक से इनमें से कोई नहीं। आपको लगता है आप सब जो है इसमें क्वेश्चन तो गलत मारकर ही आए होंगे, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो एग्जाम पास नहीं किए उनके लिए है, जो पास करके तो सारा नौकरी कर रहे हैं। ये TRE 1 का ही क्वेश्चन है, इसमें आप डिटेल में समझेंगे तो आप इस प्रकार से समझिए। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में अमेरिका जो है प्रवेश कर जाता है। क्यों करता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर, याद रखेंगे 8 दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक पर जबरदस्त हमला कर ध्वस्त कर देना। ठीक है, याद रखेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का जो राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था।
और द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 45 तक के बीच में होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था जर्मनी का पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण करना था। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराता है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 2 सितंबर 1945 ईस्वी को पैसिफिक थिएटर में जापान द्वारा आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर आधिकारिक हस्ताक्षर के साथ समाप्त होती है। और स्टालिनग्राड का युद्ध 23 अगस्त 1942 से 2 फरवरी 1943 के बीच जो है होता है। इतने सारे पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। पूरा द्वितीय विश्व युद्ध की सार आपको हमने यहाँ पर बताई जो बार बार पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? चंगेज खां, कुबलई खां, हलाकू खां? तो उत्तर जो है हो जाएगा कुबलई खान। देखिए जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था वहाँ का शासक कुबलई खान था। और मार्को पोलो वेनिस यानी कि इटली का एक व्यापारी और एक साहसी व्यक्ति था जिसने 1271 ईस्वी से 1295 ईस्वी तक यूरोप से एशिया की यात्रा किया। कुबलई खान चंगेज खां के पोता था और इसके शासनकाल में चीन में विभिन्न क्षेत्रों में जो है उन्नति हुआ था। और मार्को पोलो ने भारत के केरल राज्य के कयाल नामक प्राचीन नगर और बंदरगाह का उल्लेख किया। ठीक है, ये सारे पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे। कुबलई खान था चीन का दौरा जब किया था वहाँ का शासक। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि मार्को पोलो गर्म जलवायु के कारण जो है कपड़ा कम पहनने का भी उल्लेख करता है। और मार्को पोलो की पुस्तक क्या क्या नाम था? तो द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। ठीक है, और मार्को पोलो ने काकतीय वंश की शासिका महाराज की उपाधि रुद्रमा देवी की शासन व्यवस्था की प्रशंसा की। ठीक है, तो ये सारे जो है पॉइंट इससे आपको पूछे जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? जेम्स टाउन, जॉर्ज टाउन और बोस्टन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा जेम्स टाउन। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती जो थी वो जेम्स टाउन थी। और जेम्स टाउन कॉलोनी उत्तरी अमेरिका में पहली अस्थायी अंग्रेजी बस्ती। वर्तमान में आपको विलियम्सबर्ग वर्जीनिया के पास यह स्थित है। और उत्तरी अमेरिका में जो है इंग्लैंड का पहला उपनिवेश जेम्स प्रथम के शासनकाल में स्थापित हुआ था। और कैप्टन जॉन स्मिथ के नेतृत्व में जेम्स टाउन में प्रथम उपनिवेश की स्थापना किया गया था। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था अमेरिका में ब्रिटेन की जो है दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, इंग्लैंड के प्रति उपनिवेश वासियों का जो है सद्भाव नहीं होना, सामाजिक भिन्नता, भौगोलिक कारण, सप्तवर्षीय युद्ध, अमेरिका में बौद्धिक चेतना जो थी उसका विकास, और ब्रिटेन का आर्थिक शोषण की नीतियाँ, ग्रेनविल की नीतियाँ, ये सारे प्रमुख कारण थे। और अमेरिका जो है स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। और ब्रिटेन का इस युद्ध में प्रधान सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था जो कि भारत में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, इनमें से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा फ्रांस। तीसरा नंबर देखिए, टेनिस कोर्ट की शपथ जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। और टेनिस कोर्ट की शपथ जो है प्रस्ताव मोनियर द्वारा जो है रखा गया, मोनियर। ठीक है, और हेज के अनुसार देखेंगे तो टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक आरंभ था। और टेनिस कोर्ट की शपथ जो है दैवीय अधिकारों पर आधारित निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति एवं जन इच्छा पर आधारित सीमित राजतंत्र के आरंभ होने का घोषणा था। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो है 14 जुलाई 1789 को वेस्टिल फोर्ट पर आक्रमण से आरंभ होता है। और 1917 में जो है रूस की क्रांति होती है। और नेपोलियन ने मई 1804 में फ्रांस में पुनः राजतंत्र स्थापित कर दिया था। कब? तो 1804 में। इतने सारे पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। आज हम जो है टीआरई 1 का क्वेश्चन देख रहे हैं। और टीआरई 1 के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है।
अब अगला क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन और बचे हैं। 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, उसमें 30 क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला है कि मित्र राष्ट्रों ने त्रिवेश की संधि किस देश के साथ की? जर्मनी है, टर्की है, हंगरी है, उपयुक्त में से एक सदी और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें उत्तर जो है वो हो जाएगा टर्की। देखिए, मित्र राष्ट्रों ने सेवेश की संधि जो है टर्की के साथ करता है, और मित्र राष्ट्रों से पराजित टर्की के साथ जो है सेब्रेस की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को संपन्न होती है। और सेब्रेस की संधि के अनुसार जो है तुर्की ने मिस्र, सूडान, साइप्रस, ट्रिपोली, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अरब, सीरिया तथा मेसोपोटामिया पर अपने अधिकार त्याग दिया। ठीक है, टर्की और टर्की की प्रभुता पर आत्मनिर्णय संबंधी तथा अन्य प्रतिबंध लगा दिए गए। और इस संधि के तहत जो है कुस्तुतूनिया, अलेक्जेंड्रिया, स्पर्ना आदि जो है बंदरगाहों तथा मरिस्ता नदी पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित मरिस्ता नदी था उस पर जो है स्थापित किया गया। और इस संधि के तहत जो है तुर्की की सैन्य शक्ति 50,000 सैनिक तक सीमित कर दी गई और जल सेना पूर्णतः नष्ट कर दी गई और वायु सेना को भी मित्र राष्ट्रों को समर्पित कर दिया गया। और तुर्की में जो है मुस्तफा कमाल पाशा के उत्थान के कारण जो है संधि को पुनः कार्यान्वित नहीं किया गया था, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाया गया था, कार्यान्वित नहीं किया गया था। और भारत में जो है खिलाफत आंदोलन का संबंध जो है सेब्रेस की संधि से ही है। किससे? तो सेब्रेस की संधि से ही भारत में खिलाफत आंदोलन की मुख्य वजह है। अगला नंबर है कि 1733 में जो है इसके बारे में भी तो आपने पढ़ा कि फ्लाइंग शटल जो है मशीन का आविष्कार किसके द्वारा होता है। तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो दो मशीन के बारे में अभी पूछा जा चुका है। 1733 के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि इसके जॉन आविष्कारक थे फ्लाइंग शटल के। और यहाँ पर याद रखना कि फ्लाइंग शटल जो है मशीन क्या था, तो कपड़ा बुनने की गति में तेजी के लिए था। और फ्लाइंग शटल मशीन से वाना टांगों के बीच के जो है यांत्रिक पद्धति से फेंका जाने वाला उसको फेंका जाने लगा। और इससे एक तो चौड़ा कपड़ा बुनना संभव था, तो दूसरा जो है जुलाहा को एक और दूसरी और बाना फेंकने की आवश्यकता न रहने से उसका जो है उत्पादन बढ़ गया। और 1765 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्ज ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था, जो हमने पहले भी बताया, क्वेश्चन भी पूछा गया। और इसके जो है एक ही साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते थे एक साथ। और 1785 ईस्वी में जो है एडमंड कार्टराइट ने शक्ति चालित करघे अर्थात पावर लूम का आविष्कार किया था। इसे जल शक्ति और वाष्प शक्ति दोनों से चलाया जा सकता था। और इस मशीन से बढ़िया किस्म का कपड़ा जो है सस्ता तैयार हो गया था। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जो है 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति होती है। आर्क्सबर्ग की संधि है, वेस्टफेलिया की संधि है, ट्रेनोन की संधि है। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से इनमें से कोई भी नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा जो है 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति होती है। वेस्टफेलिया की संधि जो है 1648 ईस्वी में होती है और सन 1618 से लेकर 48 तक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच जो है युद्ध होता है, जिसे यूरोप के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। आक्सबर की संधि जो है 1515 ईस्वी में होती है। ट्रायनोन को जो संधि है उसमें हंगरी के साथ जो है 4 जून 1920 ईस्वी को होती है। ट्रायन की संधि का परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से हंगरी एक छोटा और साधारण राज्य हो गया। ये ट्रायनोन की संधि से संबंधित थे। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पेरिस शांति सम्मेलन जो है इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया। लॉयड जॉर्ज, आरलैंडो, जॉर्जिस क्लेमेंसयू। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी नहीं होगा उपयुक्त, इसमें जो है उत्तर होगा, इसमें उत्तर जो है हो जाएगा आपको ऑरलैंडो। इसमें उत्तर है ऑरलैंडो के द्वारा। देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन जो है इटली का प्रतिनिधित्व जो है ऑरलैंडो के द्वारा होता है। और ऑरलैंडो के नेतृत्व में जो है इस सम्मेलन में इटली की संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। और प्रथम जो विश्व युद्ध है का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की बोर्सनिया की राजधानी
सेराजेवो में 28 जून 1914 ईस्वी की गई हत्या थी। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 14 से लेकर 1914 से 1918 के मध्य में होता है और इस युद्ध की समाप्ति पर पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन होता है और इस शांति सम्मेलन में जॉर्जेस क्लेमेंसियो फ्रांस का नेतृत्व कर रहा था और ब्रिटेन का जो है इस सम्मेलन में नेतृत्व जो है लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन वुडरो पेरिस के शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले आदर्शवादी व्यक्ति थे और इस पेरिस के शांति सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति क्लेमेंसियो का प्रभाव अत्यधिक था और इस कारण वर्साई जैसा संधि होता है। विल्सन वुडरो ने 14 आदर्श को सतही रूप से लागू नहीं किया था, ठीक है, लागू नहीं उसका किया जा सका था, इससे इतने सारे पॉइंट बनते हैं। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हरमान सिंह है, गुरमीत सिंह है, करतार सिंह है, इसमें जो है उत्तर उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। देखिए वैंकूवर जाने के लिए जो है कामागाटामारू है, कामागाटामारू जहाज किराए पर गुरुदीत सिंह के द्वारा जो है हांगकांग में खरीदा जाता है, किराए पर खरीदा जाता है और हांगकांग में बाबा गुरुदीत सिंह ने जो है इस जहाज को किराए पर खरीदा था और यह जो है कामागाटामारू जहाज भाप शक्ति चालित जहाज था और कामागाटामारू जहाज जो है हांगकांग से कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। इस जहाज पर जो है 376 यात्री सवार थे, जिसमें 340 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू थे। 14 मई 1914 में जो है मई 1914 में वैंकूवर के तट पर जहाज पहुंचा, लेकिन कनाडा सरकार क्या करता है, ब्रिटेन के दबाव में आकर जो है उतरने की अनुमति नहीं देता है। कामागाटामारू जहाज जो है वज जो कि कलकत्ता में है, पहुंचने पर क्रूज जितने भी यात्री थे, क्रूज यात्री और पुलिस से संघर्ष होता है, जिसमें जो है 18 यात्री इसमें मारे जाते हैं, 25 से ज़्यादा घायल होते हैं, 202 जो यात्री थे उसको जेल में डाला जाता है। इतने सारे घटनाएं जो हैं वैंकूवर के लिए जाने वाले कामागाटामारू जहाज से संबंधित हैं और इसमें जो है कौन लिए थे किराए पर, तो गुरुदीत सिंह। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि शोर कमेटी की स्थापना से संबंधित जो है नहीं थे, कौन नहीं थे, तो हुसैन रहीम हैं, बलवंत सिंह हैं, भगवान सिंह हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपको भगवान सिंह। देखिए शोर कमेटी की स्थापना से भगवान सिंह संबंधित नहीं थे और शोर कमेटी की स्थापना के सदस्य जो है हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक थे, ठीक है, सोहनलाल पाठक, इसमें बलवंत, हुसैन रहीम और सोहनलाल पाठक, ठीक है। अब इसमें है कि शोर कमेटी का गठन जो है कनाडा में जो है कामागाटामारू जहाज से संबंधित यात्रियों के अधिकारियों की लड़ाई लड़ने हेतु किया गया था और अमेरिका में रह रहे जो भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था और कामागाटामारू जहाज पर सवार यात्रियों के सामने उत्पन्न भोजन, कानूनी प्रावधानों और चुनौतियों से निपटने हेतु शोर कमेटी का गठन किया गया था। किसका, तो शोर कमेटी का। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा? तो आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है कहा गया हिमालयी भूल चौरा चौरी कांड का घटना था। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जो कि यूपी में है निकट चौरा चौरी हत्याकांड होती है और चौरा चौरी की घटना के साथ जो है गांधी जी गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। कहाँ, तो गुजरात में बारदौली में। और चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बालदौर में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। कहाँ पर, तो बालदौर में। और असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण जो है डॉक्टर बालकृष्णन शिवराम मुंजे के द्वारा जो है गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब आंदोलन चरम की ओर बढ़ ही रहा था, इसे वापस लेना राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं था। यह असहयोग आंदोलन वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं।
जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। और भगत सिंह के द्वारा जो है राजगुरु और सुखदेव को राहुल षड्यंत्र कांड के अंतर्गत जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है और इनके द्वारा बम फेंका जाता है और कहा जाता है कि यह बम हम बहरे कानों को सुनाने के लिए फेंके हैं। कौन कौन इसमें फांसी के तख्ते पर चढ़ते हैं? तो राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। 23 मार्च 1931 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को। और इसमें याद रखना है 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी के कांड के अनुसार जो असहयोग आंदोलन स्थगित होता है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। कहाँ पर है? तो गोरखपुर, यूपी में। इतने सारे पॉइंट इससे आपसे पूछे जाते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान जो है कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई? प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त, शांति घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई भी नहीं। इसमें उत्तर जो है हो जाएगा प्रीतिलता वाडेदार। देखिए, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान जो है प्रीतिलता वाडेदार महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। और चटगांव शस्त्रागार जो है शस्त्रागार ढाबे को मास्टरदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम, मास्टरदा से प्रसिद्ध नाम था। ये मास्टर मतलब कि टीचर थे, मास्टर थे। इनका नाम प्रसिद्ध नाम था सूर्य सेन। इनको मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। यही इसका नेतृत्व किए थे। कौन किए थे? चटगांव शस्त्रागार ढाबे पर जो है नेतृत्व करने वाले कौन थे? चटगांव शस्त्रागार ढाबे का नेतृत्व करने वाले सूर्य सेन। इनको मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर छापा होता है और सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है के सदस्य के रूप में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगरा बल प्रमुख थे। सूर्य सेन के नेतृत्व में जो है इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष होता है, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उन पर मुकदमा चलता है और 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी जाती है। कल्पना दत्त को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार कर आजीवन कारावास दिया जाता है। सूर्य सेन को फांसी के साथ भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का समापन माना जाता है। तो इतने सारे पॉइंट चटगांव शस्त्रागार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रफुल्ल चाकी और उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। अब सब जानते हैं कि प्रफुल्ल चाकी जो हैं मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित हैं और ये दोनों जो हैं इससे काकोरी से। याद रखेंगे कि क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी काकोरी कांड से संबंधित नहीं, बल्कि यह जो है मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित है। काकोरी कांड जो है ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 को होता है। इस घटना का अंजाम जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नाम क्रांतिकारी संगठन के द्वारा जो है दिया जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था जो है कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने लूटा गया और इस घटना को काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब जाना जाता है। काकोरी कांड में जो है 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद क्या हुए? तो बचकर फरार हो गए। अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, जो कि वर्तमान अयोध्या जिसको आप जानते हैं, जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस और फलफूल छाकी मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित, जहां पर जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए बम फेंका और भूलवश जो है वकील प्रिंगल केनेडी की पुत्री और पत्नी की मृत्यु हो जाती है इसमें 1908। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, 1 नवंबर 1913 को गदर
का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? देखिए आज हम 40 क्वेश्चन ही करेंगे और जो दूसरा तैयारी होता है उसका क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक-एक करके धीरे-धीरे हमने आपको पढ़ाया, 40 क्वेश्चन करने में टाइम लगा। डिस्कस के साथ चले 40 क्वेश्चन आपको तो हम क्वेश्चन के हिसाब से करवाए, लेकिन आप अगर पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा कि बहुत ही डिटेल के साथ आप 40 क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए ये किस भाषा में था, तो ये भाषा था उर्दू। 1 नवंबर 1913 को 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित होता है। गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर इसका, तो सैन फ्रांसिस्को। 9 दिसंबर 1913 से गुरुमुखी में भी इसे छापने लगा। यह पत्र हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित होता है। गदर का एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा। भारत को ब्रिटेन राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की और गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया गया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तैयारी 2 में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना और महामंत्री लाला हरदयाल थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन आपने किया ऐसे, और ऐसे तो आपने लगभग जो है 200 प्लस क्वेश्चन आपको हमने अगर ध्यान से सुने होंगे तो किए होंगे, अब हमने करवाया भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक से सब्सक्राइब करिए। ये टीआरई 1 का क्वेश्चन बहुत ही डिस्कशन के साथ हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जो है टीआरई 2 का जो है क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितना भी हो सके। उसके बाद हम आपको एक महामैराथन के तौर पर सारे सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन 500 क्वेश्चन करवाएंगे। 30 तारीख से पहले ही आपको सारा का सारा देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।